हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये वाला वीडियो बच्चों आप पूरा देखिए, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री का है, इजी चैप्टर है और इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी और 2 मार्क्स वाले में भी। तो टोटल वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियो डाला है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे बिहार बोर्ड 2025 या 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों इसमें रिपीटेड लिए हैं और जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ओके, तो 2025 के लिए और 2026 इन दोनों साल में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्रव रागी कोलाइड, जिसे हम लोग लियोफिलिक बोलते हैं इंग्लिश में, एवं द्रव विरागी कोलाइड, जिसे हम लोग लायोफोबिक बोलते हैं, अंतर बताइए। देखो, एक बात बताते हैं, ये जो फोबिक मतलब होता है जिसे जो पसंद नहीं करता हो, ठीक है। ऐसा कोलाइड जो पसंद ना करे उसे क्या बोलेंगे? लियोफोबिक। उसके बाद जो फिलिक होता है मतलब वो पसंद करता है। तो इतना बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। फोबिया का मतलब होता है जो डरे, जो पसंद ना करे, और फिलिक का मतलब होता है जो मतलब पसंद करे। ओके, अब जैसे इसका अंतर बच्चों हम जाते हैं, तो जब भी आपको अंतर वाला क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, देखो होता क्या है, कभी कभी 5 मार्क्स वाले नंबर में आपको 3 मार्क्स में एक अंतर पूछ देगा और 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल टाइप का दे देगा। तो वहाँ भी बच्चों कभी कभी ऐसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 वाले में भी। और जनरली जो आपको जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहता है, अंतर स्पष्ट करें, वो 2 मार्क्स में देता है। तो जब भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे ही लिखना है। इधर एक एक जो आपको ऐसे बीच में लकीर दे करके एक तरफ इधर लिखना है जिसको आपको डिफरेंस बताना है, और दूसरा आपको पॉइंट इधर लिखना है। उसके बाद ऐसे पॉइंट वाइज करके आपको कम से कम 2 मार्क्स में 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव द्रव रागी कोलाइड, जिसे हम लियोफिलिक, क्या होता है। देखो, विलायक में यानी द्रव रागी कोलाइड को विलायक में घुलने से आसानी से बनता है। जाहिर से बातें बताए थे, फिलिक मतलब जो जो पसंद करे, तो ये बहुत ही जल्दी घुल जाता है, आसानी से विलायक में घुल जाता है। और फोबिक मतलब जो पसंद ना करे, तो इसका मतलब इसको बनाने में विशेष विधियां प्रयुक्त होती है, जैसे प्रेशर देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, फिर और भी बहुत सारा टेक्निकल विधि लगाते हैं, जिसके ये जो होता है विलायक में तब जाके घुलता है, क्योंकि ये पसंद नहीं करता है विलायक में घुलना। तो एक डिफरेंस आपको ये बता दिए द्रव रागी कोलाइड का और द्रव विरागी कोलाइड। दूसरा बोलते हैं अत्यंत अत्यधिक अस्थायी होता है। जो चीज़ खुद आसानी से घुल जाता है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेगा, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो ये क्या होता है? अत्यधिक अस्थायी होता है। और बच्चों, ये कम अस्थायी होता है, क्योंकि इसे ज़बरदस्ती से घुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इसको विलायक में घोल रहे हैं। तो याद रखना, ये कम अस्थायी होता है। पृष्ठ तनाव कम होता है द्रव रागी कोलाइड का, इसमें विलायक के ही बराबर होता है, ठीक है। विलायक का बात करेंगे तो विलायक के ही बराबर होता है द्रव रागी कोलाइड का पृष्ठ तनाव। कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड के ऊपर कणों पर आवेश नहीं होता है? द्रव रागी, द्रव विरागी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप का भी आपको क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। और डिफरेंस का बात करते हैं तो याद रखना, द्रव रागी कोलाइड में कणों पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन द्रव विरागी कोलाइड पे धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं। कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है, और इसमें क्या होता है, कणों को, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है। अगर इसका उदाहरण देते हैं तो बच्चों, स्टार्च, गोंद आपका लियोफिलिक कोलाइड होता है। इंक और गोल्ड, गोल्ड जो होता है बच्चों, जो हम लोग 24 कैरेट का नहीं होता है, उसे हम लोग इम्प्योर मतलब कुछ उसमें इम्प्योरिटी सिल्वर वगैरह मिला के उसे हम लोग ठोस बनाते हैं। ओके, तो अब किस विधि के द्वारा होता है ये? तो इसमें टेम्परेचर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तब जाकर के ये जो हम जो ऑर्नामेंट पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तब जाके वैसा गोल्ड बनता है। तो ये द्रव विरागी कोलाइड का उदाहरण होता है, लियोफोबिक कोलाइड का उदाहरण होता है। तो ये उम्मीद करते हैं ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है और बहुत ही कम शब्दों में ये एकदम आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। जितना भी बच्चों ये जो हम लिखे हैं ये सब स्टैंडर्ड बुक से लिखे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, ये 100% एकदम सही आपका है। जो जिस बुक से आपको बिहार बोर्ड में एग्जाम में बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, ये हमारा द्रव रागी कोलाइड जिसे लियोफिलिक बोलते हैं, द्रव विरागी कोलाइड जिसे लियोफोबिक बोलते हैं, उसका हम डिफरेंस बता दिए।
आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कॉपी में और इसको याद करना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संपर्क विधि और ऑस्टवार्ड विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके रखना है। तो संपर्क विधि और ऑस्टवार्ड विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक का क्या नाम है, तो बात करते हैं। और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, संपर्क विधि लिख करके हैफन दे करके, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका वैंडियम पेंटाऑक्साइड है और V2O5, ताप 500 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे करके लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, ऑस्टवार्ड विधि आपको प्लेटिनीकृत एल्बेस्टस ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो जब हम संपर्क विधि द्वारा प्रयुक्त उसमें, यानी संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, ये हम बात करते हैं। तो याद रखना है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है V2O5, ताप 500 डिग्री टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी हुआ है कि संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, और आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन भी पूछा है। एक बात बता दे रहे, 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में अगर आप अच्छे से बना दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल नंबर मिलता है, क्योंकि इसमें 1-2 लाइन का आंसर रहता है, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना रहेगा तो फुल में फुल मिल जाएगा। 5 मार्क्स में कुछ कुछ नंबर काट सकता है, तो वहाँ पे नंबर कटता है। तो याद रखना है 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का आपको ये पूछता है, यानी यहीं से आपको 55 मार्क्स बन गया। तो आसानी से आप 60 प्लस जिसको लाना है 60 नंबर से ज़्यादा, तो वो याद रखे कि ये 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करके जाना है। तो संपर्क विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 और ताप, ताप भी बच्चों उत्प्रेरक है जिससे हम टेम्परेचर बोलते हैं, तो 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ऑस्टवार्ड विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, ताप 300 डिग्री टेम्परेचर। तो ये दोनों तो आपको पूछा था, एक एक्स्ट्रा बता दिए, हो सकता है ये पूछ दे, इंपॉर्टेंट है। हेवर प्रोसेस में, हेवर प्रोसेस बच्चों अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो हेवर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक सूक्ष्म विभाजित पिसा आयरन यूज करते हैं। याद रखना पिसा हुआ आयरन यूज करते हैं किसमें, तो हेवर प्रोसेस में। एमओ देते हैं मोनोबेट वर्धक के रूप में, टेम्परेचर देते हैं 200 एटीएम, दाब देते हैं प्रेशर, तथा 450 से 500 डिग्री तक क्या देते हैं हम लोग, टेम्परेचर देते हैं। तो याद रखना हावर वाला भी याद रखना है, ये तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2025 या 26, अब जिस साल ये एग्जाम को आप बिहार बोर्ड के एग्जाम को आप देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सामांगी एवं विसामांगी उत्प्रेरक का एक एक उदाहरण दें, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सामांगी एवं विसामांगी उत्प्रेरक का एक एक उदाहरण दें। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं ये सामांगी उत्प्रेरक होता क्या है। तो याद रखना है जब अभिकारक तथा उत्पाद एक ही परावस्था में होते हैं, परावस्था मतलब देखो यहाँ पर गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ पे जो आपका जो उत्प्रेरक है वो भी गैस में ही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावस्था। जब अभिकारक तथा उत्पाद एक ही परावस्था में होते हैं तब उत्प्रेरक को सामांगी कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में ऑक्सीजन द्वारा SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण में NO के द्वारा संपन्न होता है। यानी जब SO2 का SO3 में हम बनाते हैं, तो देखो SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस NO, यहाँ पे उत्प्रेरक ये भी गैस में है, और हमें क्या मिलता है, SO3 बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, ये भी आपको याद रखना क्योंकि उदाहरण मांगा है। तो सामांगी क्या होता है, जब अभिकारक तथा उत्पाद एक ही परावस्था में होते हैं तब उत्प्रेरक को सामांगी कहा जाता है। विसामांगी में बच्चों याद रखना है जब अभिकारक तथा उत्पाद एक ही परावस्था में नहीं होते हैं, अगर यहाँ पे नहीं लग जाए, नहीं होते हैं, तो विसामांगी उत्प्रेरक, दोनों का एकदम रिलेट करके हम डेफिनेशन लिखें, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण देते हैं, तो यही है हमारा हेवर प्रोसेस से अमोनिया जो बनता है NH3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस में पाया जाता है, सबको पता है, हाइड्रोजन भी गैस में पाया जाता है, लेकिन देखो ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस। अब यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो डिफरेंट, यानी अलग परावस्था, सामान्य परावस्था में नहीं है, इसका मतलब ये विसामांगी उत्प्रेरक है। और यहाँ पे देखो ये क्या बनता है, अमोनिया गैस में बनता है, इसी को बोलते हैं हेवर प्रोसेस। और ये बच्चों ये जो आयरन है ये आपका बुरा मतलब आपको मिहीन पिसा हुआ आयरन देते हैं। कैसा आयरन देते हैं, तो मिहीन पिसा हुआ आयरन देते हैं, ओके। तो याद रखना है, डेफिनेशन में याद रखना है सामांगी उत्प्रेरक का और विसामांगी उत्प्रेरक का, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अधिशोषण तथा अपशोषण में अंतर बताइए। देखो अंतर वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपका सरफेस केमिस्ट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर बताइए। तो
डिफरेंस कैसे बताना है, बता दिए कि इधर लिख देना है आपको अधिशोषण, इधर लिखना है अवशोषण, बीच में आपको वहाँ पे एग्जाम में स्केल से एक लकीर डाल देना है, तब आपको जाकर डिफरेंस करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 आप अगर आप लिख दोगे तो 100% अच्छा नंबर मिलेगा। तो अधिशोषण में याद रखना बच्चों, ये पृष्ठीय घटना है, इसमें पदार्थ सांद्रण स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर अधिक होती है। ठीक है, यानी अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, इसमें पदार्थ सांद्रण स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर अधिक होती है। बच्चों दूसरे बात, यह स्थूल घटना है, इसका अवशोषण का इसमें इससे अवशोषण के अणु संपूर्ण पिंड पर प्रवेश करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा बात करते हैं, अधिशोषण की साम्यवस्था तत्क्षणिक होती है। साम्यवस्था मतलब इक्विलिब्रियम पे जाने का यही मतलब है। साम्यवस्था मतलब होता है इक्विलिब्रियम, यानी वो अब अपने जो मेन उसका पोजीशन है वहां पे पहुंच गया है। तो याद रखना ये तत्क्षणिक होती है, मतलब तुरंत पहुंच जाता है। और जो अवशोषण है बच्चों, साम्यवस्था मंद होती है, यानी धीरे पहुंचता है इक्विलिब्रियम पे। फिर थर्ड करते हैं, प्रारंभ में अधिशोषण का दर अधिक होता है तथा साम्यवस्था स्थापित होने पर घट जाती है। अधिशोषण क्या होता है, प्रारंभ में बहुत स्पीड से होता है, और जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, शाम में जब उसका स्थापित हो जाता है तब घट जाती है। अधिशोषण में क्या होता है कि संपूर्ण प्रक्रिया में एक समान दर होता है। यानी अधिशोषण अवशोषण में दर जो होता है वो संपूर्ण प्रक्रिया में एक समान होता है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, इससे आपको 2 मार्क्स में 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप ये पूरा का पूरा डेफिनेशन वहाँ जाके लिख दोगे। और याद रखना इसे स्टार मार्क लगा लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अंतर पे। देखो, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में जब हम अंतर बात करते हैं तो भौतिक अधिशोषण में दुर्लभ वंडर वाल बल होता है। ठीक है, इसमें दुर्लभ वंडर वाल बल होता है, यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो पहला डिफरेंस ये हुआ। इसमें एक सहसंयोजी बल होता है, इसमें प्रबल प्रबल यानी बहुत मजबूत सहसंयोजी बल होता है। किसमें, रासायनिक अधिशोषण में। यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये कैसा होता है बच्चों, यह भी कैसा होता है, एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया ही होता है। तो भौतिक अधिशोषण में इसमें दुर्लभ वंडर वाल बल होता है, और इसमें प्रबल सहसंयोजी बल होता है, और यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यह सामान्य ताप पर होता है और यह उच्च ताप पर होता है। इसमें ऊष्मा का मान निम्न यानी 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। जिसमें भौतिक में इसमें ऊष्मा का मान उच्च यानी 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। फिर बहुआण्विक परत परत का निर्माण करता है। कौन सा, भौतिक अधिशोषण, और इसमें एक समान आणविक परत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको अच्छे से याद रखना है, एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। 2 मार्क्स आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस आपको इस थ्योरी पे। तो इसमें बहुआण्विक परत होता है, इसमें एक समान आणविक परत होता है। ठीक है, एक समान आणविक परत होता है रासायनिक में, और बहुआण्विक परत होता है भौतिक में। ऊर्जा का मान निम्न होता है में भौतिक में, ऊर्जा का इसमें ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है किसमें, रासायनिक में। प्रबल सहसंयोजी बल होता है रासायनिक में, इसमें वीक वंडर वाल फोर्स होता है। यह सामान्य ताप पे होता है, यह उच्च ताप पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठोसों पर गैस के अधिशोषण पर ताप तथा दाब का क्या प्रभाव होता है। ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ठोस पर गैसों के अधिशोषण पे ताप तथा दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम दाब का प्रभाव लिखेंगे, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, जब दाब का प्रभाव लिख करके अंडरलाइन कर देना है नीचे में, तब लिखना है। तो याद रखना है, स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी प्रेशर के साथ अधिशोषण बढ़ता है, और ताप के प्रभाव के साथ अधिशोषण की दर क्या होती है, घटती है। यानी टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण कम होगा, और प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो अधिशोषण होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है ताप तथा दाब के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो गैस की प्रकृति, तो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो गैस की प्रकृति, टेम्परेचर अभी ऊपर बताया है, प्रेशर, दाब ये भी बताया ऊपर अभी अभी तुरंत इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर अधिशोषक का पृष्ठ का क्षेत्रफल, या कितना बड़ा वो अधिशोषक का पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ये आपको ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या होता है जब कोलाइडी सॉल्व में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो याद रखना, जब कोलाइडी सॉल्व में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
जब कोलाइडी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। इसे विद्युतकरण संरचन कहते हैं। मतलब दो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो कण पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो नेगेटिव की ओर आएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाले कण होते हैं वो पॉजिटिव कैथोड एनोड की ओर आएंगे। इसी यही होता है जब हम कोलाइडी सॉल्व में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, यही यही सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको इसी को बार-बार रिपीट करना है। एनसीईआरटी बुक्स आपके पास होगा तो आप उसको ये जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, इससे ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आगे और भी ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, हम करवाएँगे 5 मार्क्स वाले में भी और 2 मार्क्स वाले में भी, ठीक है? तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।